Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th July, and there is an announcement. I am going to start my UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines and will also discuss static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे सेंडिंग सिग्नल टू चाइना प्राइम मिनिस्टर विशेस दलाई लामा ऑन हिज 87th बर्थडे। अब ये जो है इसका एक डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये जो चाइना के लिए दलाई लामा का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर चाइना दलाई लामा को कंसिडर करता है एक स्प्लिटेस्ट पर्सनैलिटी। Prime Minister Narendra Modi said on Wednesday that he called up the Dalai Lama to wish him on his birthday और ये सेकेंड ईयर इन अ रो कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का पब्लिक आर्टिकुलेशन किया है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने दलाई लामा को विश किया है। अब इंडिया जो है इंडिया ये चाहता था कि हम यहाँ पर चाइना की सेंसिटिविटीज़, इंटरेस्ट और कंसर्न को ध्यान में रखकर काम करें और हम चाइना से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना भी हमारी सेंसिटिविटीज़ को लेकर माइंडफुल रहे। लेकिन चाइना इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को लेकर माइंडफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का एक एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पर जो गलवान स्टैंड ऑफ चल रहा है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इसकी वजह से जो चाइना है वो इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझता है। तो बेसिकली हम उसी तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर चाइना की सेंसिटिविटीज़ को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं द फोन कॉल टू द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैव डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है, जो बीजिंग है, वो दलाई लामा को एक स्प्लिट समझता है। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड दैट द टू साइड शुड बी माइंडफुल। तो इंडिया की यही पोजीशन है कि दोनों साइड्स एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़, इंटरेस्ट और कंसर्न को लेकर माइंडफुल रहें। लेकिन जो चाइना है वो हमारे कंसर्न्स को लेकर माइंडफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि यहाँ पर चाइना बना रहा है, हैज़ लेड न्यू दिल्ली टू रिकैलिब्रेट इट्स पोजीशन। इट सिग्नल्स कि इंडिया भी हेजिटेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर चाइना हेजिटेट नहीं करता है इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को लेकर, अगर चाइना माइंडफुल नहीं रहता तो बेसिकली हम भी रिटेलिएट करेंगे। इन रिसेंट मंथ्स देयर हैव बीन सम मूव्स बाय बीजिंग कि यहाँ पर जो बीजिंग है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इंडिया ने ये कहा है कि रिलेशनशिप तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक स्टैंड ऑफ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। तो इंडिया इन मार्च दिस ईयर बट दिल्ली हैज़ मेंटेन्ड दैट बाईलेटरल टाइज कांट बी बैक ऑन ट्रैक जब तक बॉर्डर स्टैंड ऑफ यहाँ पर पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो जाता। इन द पास्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ सेंट आउट मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन द इशू। जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में पावर में आए थे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के लिए कि क्या हुआ था। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि हम चाइना को अब कैसे टैकल कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे टू स्टेम रुपी स्लाइड बूस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स। तो रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लाइड कर गया है, 79 तक पहुंच चुका है। तो $1 इज इक्वल टू 79 रुपी तक हो चुका है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया है, तो आरबीआई ने यहाँ पर नॉर्म्स को थोड़ा ईज किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एनआरआई डिपॉजिट नॉर्म्स को थोड़ा चेंज किया है, एफपीआई नॉर्म्स को थोड़ा चेंज किया है। To prevent the slide in the rupee and shore up foreign exchange reserves, RBI announced a series of measures कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेट में है उसमें कुछ रिलैक्सेशन अनाउंस की है। एक्सटर्नल कमर्शियल बॉलोइंग्स में यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन अनाउंस की है। नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स में यहाँ पर रिलैक्सेशन अनाउंस किया। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा डॉलर इंडिया की मार्केट में आ सके और जो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स है वो अकुमुलेट हो सके। तो विद द रुपी डिप्रिशिएटिंग 4.1%, तो पिछले 3 महीने में 4% तक रुपये जो है यहाँ पर डिप्रिशिएट हो चुका है अगेंस्ट द डॉलर। तो ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इसको यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया में आए। तो उसके लिए यहाँ पर नॉर्म्स को थोड़ा ईज किया गया है। तो एज सच नॉर्म्स को क्या ईज किया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं तो उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की जो लिमिट है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। तो इट इज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द लिमिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम $750 मिलियन और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर टू $1.5 बिलियन। तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्म्स को थोड़ा ईज किया गया है ताकि इंडिया में डॉलर्स आ सकें और जो रुपये इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन कम हो सके। आगे चलते हैं हम। दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लाइव फुटेज ऑफ क्लास 2 पेरेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्लासेस में सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे और एक लिंक होगा जो कि यहाँ पर पेरेंट्स के फ़ोन पर जाएगा और पेरेंट्स जो हैं बेसिकली फ़ोन में देख सकते हैं कि उनका जो
चिल्ड्रन है वो क्या कर रहा है स्कूल में, कौन सी क्लास चल रही है, तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम भी ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो सीसीटीवी के रिगार्डिंग कुछ सेफ्टी का कंसर्न आ जाए कि कोई और लॉगिन करके यहाँ पर देखने लग जाए और बच्चे के बारे में सारा यहाँ पर अपडेट करने लग जाए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि पूरी तरीके से ये जो है ये सिक्योर्ड चीज़ होगी, यहाँ पर पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगा। तो parents and guardians of children studying in Delhi government schools will soon be able to see what their wards are doing and which subject is being taught in classrooms right from their homes। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए यहाँ पर जो CCTV कैमराज हैं वो क्लासरूम में इंस्टॉल कराए जाएंगे। 2019 में दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान अनाउंस किया था टू इंस्टॉल CCTV कैमराज इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। मेन एम यही था कि सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज़ की जाए। आगे हम चलते हैं। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, तो इसके लिए एक पैनल बना था, वो पैनल बना था जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो ये क्यों बना था कमीशन, तो दिस कमीशन बना था फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, लेकिन इस कमीशन को वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है और ये 13th एक्सटेंशन इस कमीशन का। तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे गिव द 13th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन, गिविंग इट टाइम अंटिल January 31, 2023 टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC की बात की जाएगी। तो विद द मूव कमिंग इवन विदाउट द कमीशन सीकिंग एन एक्सटेंशन, तो यहाँ पर कमीशन ने एक्सटेंशन मांगा भी नहीं, उसके बाद भी यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया गया। तो यहाँ पर यही कहना है कि जानबूझकर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि OBC का सब कैटेगराइजेशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो यहाँ पर वोट बैंक है वो OBC पूरी तरीके से एज सच वोट बैंक है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सब कैटेगराइजेशन हो, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का वोट बैंक है वो यहाँ पर डिवाइड हो। तो विद द मूव कमिंग इवन विदाउट द कमीशन सीकिंग एन एक्सटेंशन, इट बिट्रेज द रूलिंग BJP fears that the report could politically boomerang and affect its efforts to keep its OBC support base intact। तो यहाँ पर जो OBC बेस है वो डिवाइड हो जाएगा अगर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कमीशन है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो कमीशन वो सेटअप 2017 में कमीशन को सेटअप किया गया था और इसको काम दिया गया था कि आपको सब कैटेगराइजेशन करना है ऑफ द OBCs, और यहाँ पर जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं उनका कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिकमेंडेशन देने हैं। हम आगे चलते हैं। इंडिया टू होल्ड G20 मीटिंग्स इन लद्दाख। तो इंडिया ने पहले ये कहा था कि हम कुछ G20 मीटिंग्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट करेंगे। अब इंडिया का ये कहना है कि कुछ मीटिंग्स यहाँ पर लद्दाख में भी होंगी। तो एक दिन हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट आया था कि कुछ मीटिंग्स हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट करेंगे, तो चाइना ने ये कहा था कि हम देखेंगे कि हम G20 मीटिंग को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया कि G20 मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में क्यों हो रही है, जम्मू कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जिसके बाद चाइना ने ये कहा कि हम सोचेंगे कि हम अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। फिर इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव किया। इंडिया ने ये कहा कि अब हम लद्दाख में भी कुछ मीटिंग्स करेंगे। तो डेज आफ्टर चाइना एंड पाकिस्तान वॉइस देयर ऑपोजिशन टू इंडियाज डिसीजन टू होल्ड प्रेपरेटरी मीटिंग्स ऑफ द G20 समिट इन जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट ईयर, द सेंटर हैज proposed to hold these meetings in the union territory of Ladakh as well। तो इंडिया assumes the presidency of the G20 on December 1st this year, और यहाँ पर जब इंडिया में मीटिंग होगी तो ये देखने वाली बात है कि चाइना अटेंड करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर G20 में SH 20 कंट्रीज़ नहीं है, कंट्री इसमें 19 हैं और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। तो G20 ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज एंड हैज़ एज मेंबर्स एज द US, UK, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, बिसाइड्स द यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है रिगार्डिंग G20 कंट्रीज़, शायद 2020 में आया था। अब हम आगे चलते हैं। असम कैबिनेट ओकेस इंडिजीनियस स्टेटस फॉर 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ को असम में इंडिजीनियस स्टेटस दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ को यहाँ पर इंडिजीनियस स्टेटस क्यों दिया जा रहा है। तो बेसिकली असम में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ईस्ट पाकिस्तान से आई है, बांग्लादेश से आई है। तो यहाँ पर जो असम की इंडिजीनियस मुस्लिम्स हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उनको यहाँ पर इंडिजीनियस स्टेटस दिया गया है। तो असम कैबिनेट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Assamese Muslim subgroups, that is Goriyas, Morias, Julhas, Desis and Sayyids as indigenous Assamese Muslim communities। तो कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, जिनकी यहाँ पर माइग्रेशन की हिस्ट्री रही है और वो यहाँ पर प्रेजेंट डे बांग्लादेश से आए हैं। तो वहाँ के जो असम के इंडिजीनियस मुस्लिम्स हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर उनको इंडिजीनियस असमीज़ का यहाँ पर टाइटल दिया गया है। तो असम कैबिनेट ओकेज इंडिजिनस स्टेटस फॉर 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़, और ये आप नाम याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने डिस्कस कर लिया।
अब हम आगे चलते हैं। टेक डाउन ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर जो ट्विटर है, ट्विटर ने यहाँ पर लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। As the Ministry of Electronics and IT conducts a week-long celebration to mark 8 years of the Digital India program, तो एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जो ट्विटर है उसने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमने सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं फॉर वैक्सीनेशन, फिर हमने डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत नेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज को कंटेंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकती है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट में सून गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन इट रिस्पॉन्ड टू ट्विटर्स लीगल चैलेंज टू द डायरेक्शंस, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर ट्विटर को डायरेक्शंस देती है कि आपको ये कॉन्टेंट ब्लॉक करना है, इस ID को ब्लॉक करना है। However, it has been prompted to go to court to protect the integrity of its platform। तो यहाँ पर ट्विटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स देते हैं वो ओवरब्रॉड होते हैं और आर्बिट्ररी तरीके से ऑर्डर होते हैं, और ये जो है ये पूरी तरीके से वॉयलेटिव है ऑफ फ्री स्पीच, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्विटर है वो यहाँ पर चला गया कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर। द नीड फॉर अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स देते हैं कि इस कंटेंट को ब्लॉक करना, ये पूरा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है, पूरी तरीके से सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो नीड फॉर डिस्क्लोजर इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम अ जॉइंट रीडिंग ऑफ श्रेया सिंघल एंड अनुराधा भसीन जजमेंट। अब यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि कोई अगर कोर्ट में भी जाएगा कि मेरा कंटेंट ब्लॉक किया गया, मेरे कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए है, किसी गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करता, तो उसके पास कोई ऑर्डर तो होना चाहिए, लेकिन अगर उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया जाएगा तो वो यहाँ पर लीगल एक्शन लेगा कैसे। तो फर्स्ट कंसर्न द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास ब्लॉकिंग पावर है, कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को ये कह सकती है कि आप इस कंटेंट को ब्लॉक कर दो, लेकिन यहाँ पर जो सिटीज़न है उसके पास रिट रेमेडीज़ भी है। तो यहाँ पर सिटीज़न के पास भी राइट है कि जो सिटीज़न है यहाँ पर जो एग्रीव्ड सिटीज़न है वो यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है। तो हेंस टू अप्रोच अ हाई कोर्ट इन अ रिट, पिटिशनर के पास अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए लीगल ऑर्डर की, लेकिन अगर आप पिटिशनर को बिना इन्फॉर्म किए, उस इंसान को बिना इन्फॉर्म किए अगर उसकी ID को ब्लॉक कर दोगे तो वो कौन सा लीगल ऑर्डर लेकर जाएगा कोर्ट में। The most recent disclosures in the last week of June revealed that Twitter withheld a number of accounts, और ये जो अकाउंट्स थे यहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ये उसको वॉयलेट करता है। Another persisting infirmity has been the failure to provide a prior show cause notice। तो यहाँ पर जिसका भी कंटेंट ब्लॉक किया जाता है, जिसकी भी ID ब्लॉक की जाती है, उससे पहले उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली जिस यूज़र का यहाँ पर कंटेंट ब्लॉक किया जा रहा है उसको कोई यहाँ पर नोटिस ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है। दिस कोर्ट challenge is not isolated and there are regulatory proposals to increase government control over the internet। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करी ओवर द इंटरनेट। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ रूल्स लेकर आई थी 2021 में, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाने की बात की है। तो ग्रीवांस अपीलेट कमेटी का क्या काम होगा, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर जो भी डिसीजन लेंगे तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं टू दिस ग्रीवांस अपीलेट कमेटी। तो ये यहाँ पर ड्राफ्ट अमेंडमेंट की बात की गई कि एक यहाँ पर ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आपको यहाँ पर फ्री स्पीच को सप्रेस करना है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट को कोई भी कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट उसको लेकर ब्लॉकिंग का ऑर्डर दे सकती हैं, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज़ को मानना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर नहीं मानती हैं तो जो इंटरमीडियरी स्टेटस है कंपनीज़ का वो ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्टेंट उस सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया जाएगा उसके लिए वो कंपनी यहाँ पर जिम्मेदार होगी। सेकेंडली, इट विल एम्पावर द गवर्नमेंट टू सेंसर स्पीच ऑन ग्राउंड्स नॉट स्टेटेड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंटेंट है गवर्नमेंट उस कंटेंट को ब्लॉक कराएगी जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को सूट नहीं कर रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। और लॉन्गर टर्म फोकस ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर यूके में क्या चल रहा है, यूके में पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहाँ पर बहुत सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। तो यहाँ पर एक सेनेटर हैं यूएस में, उन्होंने ये कह दिया कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट की जो लेजिटिमेसी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। तो रो वर्सेस वेड का जजमेंट यहाँ पर एक तरीके से अबॉर्शन को लीगल मानता था, लेकिन रो वर्सेस वेड के जजमेंट को ओवरटर्न करने का मतलब ये है कि अबॉर्शन एक तरीके से इलीगल हो गया है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेनेटर
ने ये कह दिया कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोर्ट कैसे लेजिटिमेट रह सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। बट दिस क्वेश्चन ऑफ डिक्लाइनिंग लेजिटिमेसी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये यूएस का कंसर्न नहीं, ये ब्राज़ील में भी ये कंसर्न है, इंडिया में भी ये कंसर्न है। तो सुप्रीम कोर्ट इन ब्राज़ील रीगेन्ड सम लेजिटिमेसी व्हेन इट स्ट्रक डाउन द चेंजेस जो कि यहाँ पर फ्रेम किए गए थे टू प्रोसिक्यूट फॉर्मर प्रेसिडेंट। सेम इंडिया में भी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट्स नीड टू बी विजिलेंट अबाउट दीज थ्रेट्स टू देयर लेजिटिमेसी। फिर यहाँ पर लेजिटिमेसी को कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है। पहला लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है दैट इज बाउंड बाय द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे गवर्नमेंट काम करती है, वो अपने विम्स और फैंसीज पे काम नहीं कर सकती है। दूसरी है रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ना कि रूल बाय लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और तीसरी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर पॉइंट हमने डिस्कस किया लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, द डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ बॉर्न आउट बाय हिस्ट्री दैट गवर्नमेंट्स इवन डेमोक्रेटिक वंस जो हैं वो ऑटोक्रेसी की तरफ मूव करती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शन करे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शन ना करे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट में अगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होती है कि तो उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करती हैं डिसेंटर्स को कर्ब करने के लिए। तो कोर्ट मस्ट क्लिप द एग्जीक्यूटिव विंग। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में जुडिशरी को स्टेप इन करना चाहिए और ये जो एग्जीक्यूटिव के विंग्स है उसको क्लिप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कोर्ट की है। फिर यहाँ पर सेकंड बात बताई गई है रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में डिफरेंस। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ है वो यहाँ पर सबके लिए एक समान है, वो पावरफुल पर्सन कितना भी हो रूल सबके लिए एक समान है। रूल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो लॉ को यूज़ कर रहा है पॉलिटिकल पावर की तरह। तो इट मीन्स दैट स्टेट यूजेस लॉ टू कंट्रोल इट्स सिटीजन। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल बाय लॉ होना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ ऑल अबाउट पावर, उसमें एथिक्स नहीं होते, उसमें सिर्फ सब लोग यहाँ पर पावर को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोर्ट कैसे एथिक्स को मेंटेन करे, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मेंटेन करे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो इरोड ना हो। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स बताएंगे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। पहला लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरा यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना कि रूल बाय लॉ, और थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब हम आगे चलते हैं। गोटाबाया आस्क पुतिन टू हेल्प इंपोर्ट फ्यूल। तो यहाँ पर श्रीलंका में क्राइसिस आ गई है, तो जिसकी वजह से इन्होंने पुतिन से ये कहा है कि हमें फ्यूल इंपोर्ट कराने में हेल्प कर दो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका टूरिज्म सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से इनके पास फॉरेक्स नहीं आ पाए और इनकी जो इकॉनमी है वो इतना ज़्यादा कोलैप्स कर गई। अब टूरिज्म सेक्टर ख़राब हो गया, उसका एक रीज़न पैंडेमिक भी था, फिर ईस्टर अटैक्स भी था, तो जिसकी वजह से ये लोग अपने टूरिज्म को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो रशिया है, तो रशिया ने ल्यूहांस्क को तो कैप्चर कर लिया, अब रशिया यहाँ पर डोनेट्स्क को भी कैप्चर करना चाहता है। तो यूक्रेन हैज़ सो फार स्टेव्ड ऑफ एनी मेजर रशियन एडवांस इनटू द नॉर्थ ऑफ इट्स डोनेट्स्क रीजन। अभी जो डोनेट्स्क और ल्यूहांस्क दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो इसको बोलते हैं डॉनबास रीजन। नेक्स्ट है चाइना ऑफर्स विमेन पर्क्स फॉर हैविंग बेबीज़। तो चाइना की बहुत टाइम तक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। फिर अब चाइना में आ गया है डेमोग्राफिक क्राइसिस, कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में लोगों को इंसेंटिव देना कि आप यहाँ पर ज़्यादा बच्चे करो, तो उसके लिए यहाँ पर चाइना कुछ पॉलिसीज़ बना रहा है। तो द पार्टी फॉर डेकेड्स फोर्स्ड एबॉर्शंस एंड स्टेरिलाइजेशन ऑन विमेन एज पार्ट ऑफ इट्स 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो जब चाइना की यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी तब चाइना यहाँ पर एबॉर्शन के लिए फोर्स करता था, स्टेरिलाइजेशन के लिए फोर्स करता था। लेकिन अब जब डेमोग्राफिक क्राइसिस है तो चाइना ये चाहता है कि विमेन यहाँ पर प्रेफरेबली 3 बच्चे करें। बट बीजिंग इज स्टिल डिक्टेटिंग। अब यहाँ पर विमेन की ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना, कि वो डिसाइड करे कि उसको यहाँ पर कितने किड्स करने हैं। यहाँ पर जो कंट्री की एक पार्टी होती है वो कौन होती है डिसाइड करने वाली, कि वो यहाँ पर डिसाइड करे कि किसको कितने बच्चे करने चाहिए। तो बट बीजिंग इज स्टिल डिक्टेटिंग हु कैन हैव बेबीज, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिंगल वीमेन। तो सिंगल वीमेन को अभी भी ये राइट नहीं दिया गया है। इसके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है चाइना। फॉर एग्जाम्पल कि टैक्स में आपको थोड़ी छूट दी जाएगी, हाउसिंग क्रेडिट्स में आपको थोड़ी छूट दी जाएगी, एजुकेशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो ताकि यहाँ पर जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है वो ख़त्म हो सके। लेस वीट ऑन स्टेट्स प्लेट। तो यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वीट का वो कम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वीट है उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाई राइस।
लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो पहले वाला क्राइटेरिया था कि उनको ज़्यादा वीट मिलता था, वही वापस से कर दिया जाए। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश, बोथ बीजेपी रूल्ड स्टेट, हैव डिमांडेड मोर वीट इन प्लेस ऑफ राइस एंड आज द सेंटर की जो ओरिजिनल एलोकेशंस थे वापस से आप उसको रिस्टोर कर दो। अब यहाँ पर सेंटर ने ऐसा क्यों किया था? तो मेन रीज़न यही था कि वीट की प्रोडक्शन कम हुई थी, जिसकी वजह से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पाया था, इसीलिए यहाँ पर वीट को रिप्लेस कर दिया था बाय द राइस। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स एट सेंटर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक पार्टनरशिप डील हुई है, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, लिथियम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो फ्यूचर है, तो इसके लिए ट्रांजिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। और ये रिस्क है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दीज आर नाउ यूज्ड एवरीवेयर, तो हर जगह क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ क्रिएट देयर ओन लिस्ट विच मोस्टली इंक्लूड ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, जो कि यहाँ पर ईवी बैटरीज के लिए यूज़ किया जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि यहाँ पर मैग्नेट और सिलिकॉन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एरोस्पेस, कम्युनिकेशंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज भी यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग जेट, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स एंड अदर क्रिटिकल इक्विपमेंट। तो जैसे जैसे कंट्रीज़ यहाँ पर ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकॉनमी, तो जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो एनी सप्लाई शॉक, तो कोई भी सप्लाई शॉक हुआ और कोई कंट्री अगर ओवर डिपेंडेंट है किसी और कंट्री के ऊपर, तो जिसकी वजह से सप्लाई शॉक की वजह से उस कंट्री को ये सामान नहीं मिल पाएगा और उस कंट्री के यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो दी सप्लाई रिस्क एग्जिस्ट ड्यू टू रेयर अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है क्रिटिकल मिनरल्स की। दूसरी बात, डिमांड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग वैल्यू चेन से, और ये डिस्टर्ब हो सकती है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो एज द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी इकॉनमी, तो ग्लोबल डिमांड जो है क्रिटिकल मिनरल्स की वो यहाँ पर 400 से 600% बढ़ने वाली है। लिथियम की डिमांड, यहाँ पर कोबाल्ट की डिमांड, ग्रेफाइट की डिमांड। तो ऐसे में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के लिए। अब चाइना, तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 16 क्रिटिकल मिनरल्स का। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो चाइना अगर चाहे तो चाइना भी यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को क्रिएट कर सकता है। इन 2010 चाइना सस्पेंडेड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स टू जापान, जब यहाँ पर जापान के साथ चाइना का यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था, तो चाइना ने यहाँ पर रेयर अर्थ जो है वो यहाँ पर देने से मना कर दिया था टू जापान। अब इंडिया जो है, इंडिया ने एक काबिल सेटअप किया है जो कि है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और इसका जॉइंट वेंचर होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के साथ, और ये लोग इंश्योर करेंगे कि कैसे रिलायबल सप्लाई हो क्रिटिकल मिनरल्स की टू इंडिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है फॉर द क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर जो ट्रांजिशन किया जाएगा टुवर्ड्स क्लीन इकॉनमी, तो उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रोन्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइटर जेट्स, रेडियो सेट्स, तो सबके लिए यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना को लेकर क्या कंसर्न्स हैं? तो जो चाइना है वो यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 16 क्रिटिकल मिनरल्स का। तो जो चाइना है इसको वेपन की तरह यूज़ कर सकता है, जो कि यहाँ पर चाइना ने जापान के साथ किया था। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कौन सी शार्क कितनी ज़्यादा फेटल होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। IT एक्ट सेक्शन 69 है, व्हेन सोशल मीडिया कंटेंट इज ब्लॉक्ड। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, सेम है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्विटर का फेस ऑफ हुआ, जिसके बाद यहाँ पर ट्विटर ने क्या किया, लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वॉट इज सेक्शन 69A? तो सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000 यहाँ पर अलाउ करता है सेंटर को कि सेंटर यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कि इस कंटेंट को आप ब्लॉक कर दो। कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है सेंटर? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो सेंटर है वो कॉन्टेंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकता है, और ये जो ऑर्डर देगा सेंटर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होगा। तो एज पर रूल्स दैट गवर्न दीज ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट इज सेंट टू अ रिव्यू कमिटी, और इसके बाद जो ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू किए जाएंगे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होंगे। व्हाई हैज ट्विटर फाइल द लॉ सूट? अब ट्विटर ने यहाँ पर लॉ सूट क्यों फाइल किया? क्योंकि ट्विटर को ये लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी ऑर्डर दे रही है वो पूरी तरीके से आर्बिट्ररी है, और यहाँ पर जो पावर का यूज डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से किया जा रहा है। तो इट इज लर्न दैट इन इट्स फाइलिंग ट्विटर हैज क्लेम्ड दैट मेनी ऑफ द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो है पूरी तरीके से प्रोसीजरली और सब्सटेंटिवली डेफिशिएंट है अंडर सेक्शन 69A। और इसके अलावा
जो भी यहाँ पर कंटेंट पोस्ट करता है उसको यहाँ पर नोटिस तक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्विटर का ये मानना है कि ये फ्री स्पीच को यहाँ पर वॉयलेट करता है। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया कंपनीज़ को अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है, और अगर सोशल मीडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उस सोशल मीडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के रूल्स और लॉज को लेकर कंप्लाई करे। तो ट्विटर्स लॉ सूट अगेंस्ट द मिनिस्ट्री कम्स डेज आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर ट्विटर को ये कहा था कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो भी कंटेंट आपको ब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है आप उसको ब्लॉक करो, नहीं तो आपका इंटरमीडिएरी स्टेटस ले लिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्विटर जो है कोर्ट चला गया। अब हम आगे चलते हैं। ईवी फायर्स, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है आग लग जा रही है। तो गवर्नमेंट सेट्स अप पैनल टू सजेस्ट सर्टिफिकेशन और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए बैटरीज के लिए, जिसकी वजह से जो फायर इंसिडेंट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर वो कम हो सकें। तो amid an increase in the number of consumers opting for electric two-wheelers and cars, there have been rising instances जहाँ पर फायर्स रिपोर्ट की जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो पैनल को क्या क्या मैंडेट दिया गया है? तो पैनल यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की राइट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वैलिडेशन ऑफ की कंपोनेंट्स, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करेगा। तो ये कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर जो फायर इंसिडेंट्स है वो कम हो सके। अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इसका रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसकी वजह से एक रेंज की एंजाइटी होती है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी फिर क्या करेंगे। तो हाईवे वर्चुअली हैव नो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्लान ये है कि एटलीस्ट 1 ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर एवरी 69,000 पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अडॉप्ट करें। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।